जॉनी डेप हमेशा अपने अलग अलग कैरेक्टर के लिए फेमस रहे हैं और इस फिल्म में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने मिलता है। जॉन रीड एक अहिंसावादी, कमजोर पर ईमानदार वकील होता है जो किसी को मारने पर यकीन नहीं करता। उसके बचपन में कानून काफी निर्दय हुआ करता था, इसलिए वो इसे बदलने के लिए वकील बनने के लिए अपने भाई और उसका बचपन का प्यार रेबेका को छोड़कर शहर चला जाता है लॉ की पढ़ाई करने के लिए। रेबेका अब मिडिल क्लास, अब जॉन के बड़े भाई डैन रीड की पत्नी होती है, पर शायद से वो आज भी दिल से जॉन को ही पसंद करती है। डैन एक सच्चा शेरिफ होता है जो ज्यादा करके अपना समय घर से बाहर बिताता है, क्योंकि उसे पता होता है कि रेबेका के दिल में आज भी उसके भाई के लिए प्यार है, पर फिर भी डैन दोनों को ही दिल से चाहता है। बुच एक खूंखार डाकू होता है जिसने कई कमांचे इंडियंस यानी कि आदिवासी की हत्या की होती है। वो इतना निर्दय होता है कि उसने अपने एक शिकार के पैर तो दूसरे का दिल निकालकर कच्चा खा लिया था, पर डैन ने उसे गिरफ्तार करके हवालात के पीछे डाल दिया होता है। इसीलिए बुच डैन से अपना बदला लेने के फिराक में होता है। वहीं कोल्बी सिटी आदिवासी और व्हाइट अमेरिकन के बीच बटा होता है और दोनों भी समझौते के अनुसार एक दूसरे के इलाके में घुसपैठ नहीं करते। मूवी शुरू होती है सन 1933 के समय सैन फ्रांसिस्को से, जहां एक यंग लड़का विल कार्निवल का एक वैक्स म्यूजियम विजिट करता है, जहां उसे ओल्ड कमांचे टोंटो का वैक्स पुतला नजर आता है जो कि सच्चाई में खुद टोंटो पुतले की तरह खड़ा होता है। विल टोंटो को लोन रेंजर की कहानी से पहचान जाता है, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो सर्कस के म्यूजियम में क्या कर रहा है। फिर तभी टोंटो उसे अपनी और केमोसाबी यानी कि द लोन रेंजर की कहानी बताने लगता है और फिर मूवी कुछ साल पहले मुड़ जाती है। यहाँ टोंटो अपनी यंग एज में रेगिस्तान की तरफ देखते हुए अपने मास साथी द लोन रेंजर को बताता है कि अब समय आ गया है, और फिर दोनों घोड़े पर सवार एक छोटे गांव के बैंक में घुसकर उसे लूटने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता उनके अजीब लिबास की वजह से, पर टोंटो के एक अचूक निशाने से सभी डर जाते हैं। पर फिर विल अपने समय में टोंटो को टोकता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका फेवरेट द लोन रेंजर और टोंटो एक हीरो थे, वो बैंक नहीं लूट सकते। अब उसे पूरी कहानी बताने के लिए टोंटो उसे 1859 के दशक में ले जाता है। कोबी टेक्सास विलेज। कुछ लोग तेजी से ट्रेन के लिए रेल बिछा रहे होते हैं, जिसका श्रेय उसके ओनर कोल को जाता है। कोल अपने पॉकेट वॉच में समय देखने के बाद जनता को संबोधित करते हुए उन्हें खुश खबर सुनाता है कि उसके रेल रोड के मदद से वो दिन दूर नहीं जब लोग आसानी से कुछ ही घंटों में लोग कैलिफोर्निया जैसे शहर में रिटर्न सफर कर पाएंगे। वो आदिवासियों को ये भी भरोसा दिलाता है कि समझौते के अनुसार उनके जगह पर घुसपैठ नहीं की जाएगी जब तक वो भी उनके काम में टांग न अड़ाए। जनता का दिल जीतने के लिए वो ये भी ऐलान करता है कि खूंखार अमेरिकन इंडियन किलर बुच को उनके सामने उसके अपराध के लिए फांसी लगाई जाएगी। उसी दौरान रेबेका अपने बच्चे डैनी और खुद के लिए कुछ शॉपिंग कर रही होती है। तभी कोल उसके रोज के संघर्ष के लिए उससे सहानुभूति जताने की कोशिश करता है, पर उसकी बातों से ऐसा भी समझ आता है कि जैसे उसे उसके लिए फीलिंग्स है, पर रेबेका उससे दूर रहना पसंद करती है। वहीं जॉन का भाई बुच को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए कोल्बी स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में खड़ा रहता है, पर उसके साथियों को समझ नहीं आता कि अगर उसे फिर से यहाँ लाना ही था तो ट्रेन से घुमाने की क्या जरूरत थी। डैन के हिसाब से शायद से क्लो अपराधियों के लिए उदाहरण पेश करना चाहता है। उसी ट्रेन में टोंटो और उसके बगल में वही खूंखार डाकू बुच बेड़ियों में जकड़े होते हैं। वहीं दूसरे पैसेंजर काउच में जॉन रीड भी होता है, जो सालों बाद अपने शहर कानून बदलने के लिए लौट आ रहा होता है। बुच भागने की फिराक में होता है, इसलिए कुछ ही देर में उसके साथी ट्रेन पर हमला करने वाले होते हैं। वो किसी तरह काउच के नीचे छिपे सीक्रेट गन को निकालता है और फिर टॉयलेट के बहाने शेरिफ से अपने बेड़िया खुलवाता है। टोंटो इशारे से शेरिफ को गन के बारे में आगाह करने की कोशिश करता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है और बुच सभी शेरिफ्स को मार देता है। बुच समझ जाता है कि टोंटो पुलिस को खबर करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे शूट करने पड़ता है। वहीं देखते ही देखते बुच के साथी ट्रेन को अपने कब्जे में लेकर ट्रेन के ड्राइवर को मार देते हैं और फिर गियर को फुल स्पीड पर लॉक कर देते हैं। गन शॉट्स की आवाज सुनकर जॉन को गड़बड़ महसूस होती है और तुरंत प्रिजनर रूम में कुल्हाड़ी के साथ आता है, पर बुच पहले ही टोंटो पर गन ताने अब जॉन पर पॉइंट करता है। इससे पहले कि वो जॉन को मारे, अब टोंटो नजदीक पड़ी गन बुच पर पॉइंट कर देता है। यहाँ ये रिवील होता है कि टोंटो पहले से बुच को जानता था और काफी समय से उसके खोज में था। बुच सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो उसे नहीं जानता, पर टोंटो उसे पॉकेट वॉच दिखाते हुए पहेली में बताता है कि वो उसे याद है उसकी पूर्वज के चीख से। आखिर क्या है वो राज हमें आगे समझेगा। इससे पहले कि टोंटो अपना बदला ले, जॉन उसकी गन छीन लेता है क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ होता है और वो बुच को कोर्ट में सजा सुनाना उचित समझता है। पर टोंटो को उस पर गुस्सा आ जाता है और उसे मारने पड़ता है, पर उसे समझ आता है कि वो बेड़ियों में अभी भी जकड़ा है। वहीं बुच के साथी एन वक्त पर बुच को छुड़ा लेते हैं और दोनों को बेड़ियों में बांधकर भाग निकलते हैं। बाद में टोंटो चालाकी से फर्श को तोड़कर बेड़ियों से निकल लेता है, पर उसे पता चलता है कि वही बेड़िया जॉन को भी लगी है, इसीलिए वो
अकेले भाग नहीं सकता। वहीं ट्रेन तेजी से बिना रुके कोल्बी स्टेशन से निकल जाती है और डैन अपने भाई को मुश्किल में देखकर अपने साथी के साथ ट्रेन का पीछा करने लगता है। डैन किसी तरह ट्रेन में चढ़ जाता है और पैसेंजर्स को बचाने के लिए इंजन को अलग करने की कोशिश करता है, पर आखिरकार टोंटो अपने साहसी करतब से इंजन को अलग करने में कामयाब हो जाता है। इंजन ना रुकने के कारण से रेल रोड के आखिरी में पटरी से उतर जाती है, पर लकीली तीनों बचकर निकल आते हैं। टोंटो को क्रिमिनल समझकर जॉन उसे भागने नहीं देता और अपने भाई डैन की मदद से उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। पर थोड़ी देर बाद डॉन किसी तरह चालाकी से एक बच्चे को फंसाकर जेल से भाग निकल जाता है, जिसकी खबर अभी भी जॉन को नहीं है। अब डैन को बुच को ढूंढकर गिरफ्तार करने के बजाय सीधे मारना होता है, क्योंकि उसने उनके कितने ही ऑफिसर्स को मारा। पर क्योंकि जॉन किलिंग्स के खिलाफ होता है, इसीलिए वो भी उसके साथ जाने का फैसला करता है ताकि वो उसे कानून के तहत सजा दिला सके। डैन एक लोकल बंदा कॉलिंस, जो कि एक ट्रैकर होता है, अपनी बीवी रेबेका और डैनी को अलविदा करके खोज में निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर जॉन को पहाड़ों के बीच अकेला एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ता है, जिसके बारे में डैन जानकारी देता है कि लोकल आदिवासी उसे स्पिरिट हॉर्स कहते हैं, जिसका मतलब एक ऐसा घोड़ा जो मरे हुए की दुनिया का सफर कर सकता है। जॉन ये गौर करता है कि डैन को आदिवासी के कल्चर के प्रति बहुत आदर है। आगे बातों के दौरान कॉलिंस जॉन को मनोरंजन के लिए कुछ दिन बाद होने वाले वेस्टर्न डांस के बारे में बताता है और उससे ये भी शेयर करता है कि डैन ने उसे बहुत मिस किया। अब एक रात बीत जाती है और वो लोग अब घाटी के इलाके में पहुंचते हैं, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा होता है। डैन सोच में होता है कि क्या उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों के बीच दुश्मन घात लगाए बैठे हो सकते हैं, जहाँ हमला होने पर बचकर निकलना मुश्किल हो सकता है। पर कॉलिंस के हिसाब से दूसरा रास्ता है, पर वो लंबा होने के कारण हो सकता है कि तब तक बुच उनके हाथ से निकल जाए। डैन तय करता है जोखिम लेने का, पर वो कॉलिंस को आगे रखता है नजर रखने के लिए। पर कुछ दूर जाने पर कॉलिंस गायब हो जाता है और फिर अचानक से उन पर दुश्मनों की फायरिंग होने लगती है, यानी कि ये एक जाल था। एक एक करके डैन के साथी मारे जाते हैं। डैन और जॉन किसी तरह कुछ दूर तक निकल आते हैं, पर फिर जॉन के घोड़े को गोली लग जाती है और जॉन वहीं घोड़े के नीचे फंस जाता है। अपने भाई को मुश्किल में देखकर वो उसे बचाने के लिए फिर से रिटर्न आता है, पर फिर उसे भी गोली मार देते हैं और जॉन को भी कंधे पर गोली लग जाती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। डैन को अब भी थोड़ा होश होता है और बुच अपना बदला पूरा करने के लिए जिंदा उसका हार्ट निकालकर उसके साथियों के सामने कच्चा खा जाता है, जो जॉन को हल्के होश में दिखाई दे रहा होता है, पर कुछ कर नहीं पाता। इस तरह बुच अपनी निर्दयता का प्रदर्शन करता है। सभी की लाश रेगिस्तान के बीच सड़ रही होती है कि टोंटो वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें मरा समझकर श्रद्धांजलि के तौर पर गाड़ने की कोशिश करता है। पर वही स्पिरिट हॉर्स जॉन की तरफ इशारा करते हुए टोंटो को ये दर्शाता है कि जॉन एक स्पिरिट वॉकर है, जो उसकी तरह मरे हुए दुनिया से वापस आया है। जॉन के पूरे होश आने पर टोंटो उसे बताता है कि उसके विजन के हिसाब से एक स्पिरिट वॉकर उसकी खोज में मदद करेगा। स्पिरिट हॉर्स के हिसाब से वो चोजन स्पिरिट वॉकर है। टोंटो पिछले 26 साल से बुच के पीछे था, पर उसके वजह से उसका एकमात्र बुच को मारने का मौका उसके हाथ से निकल गया। टोंटो उसे एक और खास बात याद दिलाता है कि उसे छोड़कर 8 लोग थे जो बुच के खोज में निकले थे, पर उसे सिर्फ 7 ही लोगों की लाश मिली, यानी कि मिसिंग बंदा कॉलिंस एक गद्दार है। उसे ढूंढा गया तो बुच का पता चल सकता है। फिर जॉन को याद आता है कि कॉलिंस वही वेस्टर्न डांस एंटरटेनमेंट के लिए जाने वाला था, यानी कि उन्हें उसे वहीं ढूंढना चाहिए। टोंटो जॉन के चांदी के बैच को पिघलाकर एक बुलेट बनाता है, जिससे उसे अपने भाई के हत्यारे का बदला लेना होता है, पर जॉन अब भी हिंसा के खिलाफ होता है और वो मना कर देता है। टोंटो डैन के कपड़ों से जॉन के लिए एक आई मास्क बनाता है, जिससे कि वो किसी के पहचान में ना आए, क्योंकि सबके नजर में वो पहले से ही मरा हुआ है और अगर उसकी पहचान छिपी रही तो वो बुच को अच्छे से ढूंढ सकता है। दोनों कॉलिंस की तलाश में उसी डांस एंटरटेनमेंट पहुंचते हैं और डांस क्लब की ओनर से उन्हें जानकारी मिलती है कि बुच के लोग कुछ दिन पहले यहाँ आए थे और उन्होंने एंटरटेनमेंट के पैसे चांदी के पत्थर से अदा की, जिसकी अच्छी खासी कीमत है अगर कैलिफोर्निया जैसे शहर में बेचा जाए। पर तब जॉन उस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता। सवाल जवाब चल रहा होता है कि टोंटो को पकड़ने के लिए गांव के लोग आ जाते हैं, क्योंकि नियम के अनुसार आदिवासी उनके इलाके में अलाउड नहीं है, इसीलिए उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। बाद में जॉन को पता चलता है कि लोग खास करके इसलिए इंडियंस से गुस्सा है क्योंकि रिसेंटली कुछ इंडियंस ने उनकी बस्ती बर्बाद की। इससे जॉन को याद आता है कि रेबेका भी उसी बस्ती में है और इसीलिए तुरंत दोनों वहाँ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि इन सब के पीछे बुच के आदमी है जो इंडियंस के कपड़ों में बस्ती जला रहे हैं और वहीं रेबेका और डैनी का कोई पता नहीं है। इसी दौरान बुच का एक साथी उनकी गिरफ्त में आ जाता है और जॉन उसे रेबेका और डैनी के बारे में बताने की चेतावनी देता है, पर वो उन्हें चकमा देकर घर से भाग निकलता है और उनके साथी घर को चारों तरफ से आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से टोंटो और जॉन
जॉन की जिंदगी खतरे में आ जाती है, पर लकीली स्पिरिट हॉर्स उन्हें रस्सी की मदद से निकाल लेता है। जिस तरह से जॉन घोड़े पर सवार उस जलते घर से निकलता है और जिस तरह से वो एक बुलेट में 2 लोगों को मारता है, हालांकि जॉन से वो अनजाने में होता है, बुच के आदमी को लगता है कि जॉन एक्चुअली में डैन का भूत है जो अपना बदला लेने के लिए कब्र से वापस आया है, जो वो बाद में बुच को बताता है, जिसे सुनकर वो भी थोड़ा घबरा जाता है। गुस्से में वो अपने कब्जे में रेबेका और डैनी को रखे कॉलिंस को उन्हें शूट करने का ऑर्डर देता है, पर कॉलिंस तरस खाकर उन्हें नहीं मारता और उन्हें भागने को कहता है, पर कोई अनजान घोड़े पर सवार कॉलिंस को मार देता है और ये सीन यही कट हो जाती है। वहीं टोंटो तरकीब निकालता है बुच के अड्डे का पता लगाने का, उसके साथी के घोड़े का पीछा करते हुए, पर वो घोड़ा इंडियन के इलाके में पहुंचने पर गर्मी और प्यास से वहीं बेहोश हो जाता है और दोनों अब एक तरह से गुम हो जाते हैं। तभी टोंटो को रेत के नीचे रेल की पटरी मिलती है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि इंडियंस के इलाके में रेल की पटरी क्या कर रही है। इससे पहले कि दोनों इसका कोई निष्कर्ष निकाले, एक तीर जॉन को घायल कर देता है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। वहीं कोल इस बात से अनजान के अटैक के पीछे इंडियंस नहीं थे, ऐलान करता है कि उनके बीच जो भी समझौता हुआ था वो अब वैलिड नहीं है और कैप्टन की मदद से उन पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। वहीं कमांचे इंडियन भी उनके झूठे इल्जाम से खुश नहीं होते, इसलिए उनसे लड़ने की तैयारी करते हैं। अब जॉन की आंखें इंडियंस के कब्जे में खुलती है, जहां उसे टोंटो की कहानी का पता चलता है कि बचपन में उसने भटके बुच और उसके एक साथी की मदद की थी। उसी दौरान बुच को गांव के झील में चांदी के पत्थर मिलते हैं, जिसका सोर्स नादान टोंटो ने एक चमकते पॉकेट वॉच के लालच में उन्हें बता दिया। किसी और को इनका पता ना चले इसलिए बुच पूरे गाँव वालों को मार देता है सिवाय उसके। तब से उसने कसम खाई है गाँव वापस ना लौटने की जब तक वो अपने पूर्वज का बदला नहीं ले लेता। यही कारण है कि शुरुआत में टोंटो बुच को मारने से पहले वही वॉच दिखाता है, क्योंकि इंडियंस व्हाइट अमेरिकन और टोंटो को पसंद नहीं करते। वो उन्हें धीर तक जमीन में गाड़ देते हैं और खुद व्हाइट अमेरिकन से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, पर लकीली स्पिरिट हॉर्स उन्हें बचा लेता है। जॉन को अब समझ आ जाता है कि ये सब चांदी का खेल है, इसीलिए उसी सोर्स कमांचे रिवे के लिए बुच के तलाश में टोंटो के साथ निकल पड़ता है। यहाँ बुच कुछ चाइनीज इमिग्रेंट लेबर के साथ उसी चांदी के खान में खुदाई कर रहा होता है। जॉन और टोंटो कैसे तो बुच के आदमियों को चकमा देकर डायनामाइट के मदद से ढेर कर देते हैं। बुच डर में कि ये डैन का भूत है, उसे बाद में समझ आता है कि ये सिर्फ डैन का भाई जॉन है। टोंटो उसे फोर्स करता रहता है अपने भाई का बदला लेने के लिए, पर फिर भी वो अपने विश्वास से नहीं हटता। फिर टोंटो खुद अपना बदला लेने के लिए बुच को मारने पड़ता है, पर जॉन फिर से टोंटो को घायल करके बुच को गिरफ्तार करके अपने साथ सिटी के लिए निकल पड़ता है। वहीं हमें पता चलता है कि रेबेका और डैनी क्लो के साथ सही सलामत है, यानी कि कॉलिन से बचाने वाला क्लो ही था, पर कैसे वो अभी तक पता नहीं। जॉन तभी वहाँ बुच के साथ पहुँच जाता है और उसकी आवाज सुनकर रेबेका को लगता है कि ये डैन ही है, इसीलिए उससे मिलने की कोशिश करती है, पर क्लो उसे खतरा होने के कारण से उसे दूसरे काउच में बंद कर देता है। क्लो से मिलने पर जॉन बुच को क्लो के हवाले कर देता है। क्लो फिर जॉन को अपने ट्रेन में डिनर के लिए इनवाइट करता है, जहाँ जॉन क्लो को बताता है कि ये सब पूरा गेम सिल्वर का है, यानी कि चांदी का है, और शहर पर हमला करने वाले इंडियंस के भेष में बुच के आदमी थे। और फिर तभी उसकी नजर ग्लास पर पड़ती है और फिर यहाँ मूवी का प्लॉट रिवील होता है। ग्लास पर लिपस्टिक का निशान और खिलौनों को देखकर उसे समझ आता है कि रेबेका और डैनी इसी ट्रेन में है, पर क्यों उसे पहले नहीं समझता। वहीं इंडियन के इलाके में रेल रोड के बारे में उसे कैसे पता और वो मैप उसने क्यों लगा रखा है। तभी क्लो के हाथों में वही सेम पॉकेट वॉच देखकर उसे टोंटो की कहानी याद आती है कि बुच के अलावा वो दूसरा बंदा क्लो ही हो सकता है। सिर्फ क्लो और बुच के पास वैसी घड़ी है, दोनों भी भाई है। उसे चमकता है कि बुच के साथ क्लो भी है जो उस चांदी को लूटना चाहता है। उसने डैन को इसलिए मरवा दिया क्योंकि डैन कभी क्लो को इंडियंस के इलाके में घुसपैठ नहीं करने देता और उस खान का रास्ता इंडियंस के इलाके से जाता है, इसीलिए उसने ये रेल रोड बनाई। क्लो जानबूझकर बुच को पब्लिकली सजा दिलाने के बहाने से जेल से निकालकर ट्रेन से सिटी ले जा रहा था। उसी ने वो गन बुच के लिए छिपाई थी। डैन के मरने के बाद रेबेका और डैनी का दिल जीतने के लिए वो बुच के हाथों उन्हें किडनैप करवाता है, ताकि उन्हें बचाकर वो उनके नजर में हीरो बन सके, क्योंकि रेबेका के लिए उसके प्रति फीलिंग्स होती है। क्लो को समझ जाता है कि जॉन को चांदी और फेक इंडियन हमले के बारे में पता है और इसीलिए उसे मारने पड़ता है, पर जॉन तब तक समझ जाता है और उसी पर अपनी गन तान देता है। ट्रेन को रोकने के इरादे से आगे के काउच में जॉन का सामना बुच और कैप्टन से होता है और सभी एक दूसरे पर गन ताने खड़े होते हैं।
जॉन कैप्टन को क्लो के बारे में सारी सच्चाई बताता है, पर कैप्टन ने ऑलरेडी कितने ही बेगुनाह इंडियंस को अनजाने में मार दिया था, जिसका पता चलने पर उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। इसीलिए वो जॉन के खिलाफ हो जाता है। क्लो अपनी ट्रेन को उसी खान ले जाता है जहाँ बुच ने पहले ही 3 डिग्गी चांदी से भर दिए होते हैं, और क्लो कैप्टन को जॉन को कोर्ट मार्शल करने का ऑर्डर देता है। इससे पहले कि जॉन मारा जाए, समय रहते टोंटो आ जाता है और उसे वहाँ से बचा ले जाता है, पर उसी समय इंडियंस भी अपना बदला लेने के लिए आए होते हैं। अब देखते ही देखते कैप्टन के ऑफिसर्स और इंडियन में लंबी लड़ाई चलती है और कई इंडियंस अपनी जान गंवा देते हैं। अगले दिन वेस्ट और ईस्ट के बीच रेल रोड बनने का उद्घाटन चल रहा होता है, पर टोंटो और जॉन ने मिलकर पहले ही वेस्ट और ईस्ट को जोड़ने वाली ब्रिज को डायनामाइट से उड़ा दिया होता है। मूवी में अब एक और मिस्ट्री ये रिवील होता है कि दोनों ने शुरुआत में जिस बैंक में डाका डाला था वो डायनामाइट्स के लिए था, क्योंकि क्लो ने अपने सारे डायनामाइट्स बैंक में छिपा रखे थे। अब टोंटो चोरी से चांदी से भरे ट्रेन को उसी ब्रिज के तरफ हाईजैक करता है, जिसका पता चलने पर बुच, क्लो और कैप्टन दूसरी ट्रेन से उसका पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान टोंटो की जान खतरे में आ जाती है, पर जॉन अपने आईएमएस में हीरोइक तरीके से ऑफिसर्स का ध्यान अपनी तरफ करते हुए उसे बचा लेता है। टोंटो किसी तरह उनकी ट्रेन को दूसरे पटरी पर मोड़ देता है और अब दोनों की ट्रेन अगल बगल में आ जाती है, पर कैप्टन टोंटो की ट्रेन को इंजन से अलग कर देता है। अब दोनों भी एक दूसरे को चकमा देते रहते हैं और ट्रेन की डिग्गी इंटर जंक्शन पर अदल बदल होने लगता है। अंत में कैप्टन की ट्रेन बुच के डिग्गी से टकरा जाती है और वो वहीं मारा जाता है, और इस तरह जॉन ने अपना बदला ले लिया होता है और वो खुद को किसी तरह बचाकर घोड़े पर चढ़ जाता है। वहीं चांदी को ले जाने के इरादे से क्लो फिर से उसके डिग्गी को इंजन से जोड़ देता है और इस उम्मीद में कि वो सफल हो गया, तभी टोंटो से उसका सामना होता है। अपना बदला लेने के लिए टोंटो उसे वही पॉकेट घड़ी दिखाते हुए बैड ट्रेड कहता है, ये दर्शाने के लिए कि उनके बीच घड़ी के बदले चांदी का सौदा नहीं रहा, इसीलिए वो उसकी घड़ी लौटा रहा है। और फिर चांदी से भरे डिग्गी पर सवार क्लो उसी डिस्ट्रॉयड ब्रिज से क्रैश हो जाता है और वो चांदी उसी नदी के हवाले हो जाती है। जॉन के हीरोइक एक्ट सभी को ट्रेन एक्सीडेंट से बचाने के लिए उसे सम्मान मिलता है और इस तरह द लोन रेंजर की लेगेसी बनती है। पर जॉन के आई मास्क की वजह से जनता को अब भी पता नहीं कि वो जॉन ही है। मेयर उसे अपना मास्क उतारकर चेहरा दिखाने का रिक्वेस्ट करते हैं, पर वो नहीं उतारता, क्योंकि टोंटो के हिसाब से एक वॉरियर अपना आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करता। और इस तरह अंत में विल को पूरी कहानी बताने के बाद और अपना बदला पूरा होने पर टोंटो अपने गांव के लिए निकल पड़ता है और फिर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी की काफी सारी शूटिंग बॉलीवुड की फेमस शोले से काफी मिलती जुलती है, इसीलिए ये आपको शोले की याद जरूर दिलाएगा। मूवी में सभी की एक्टिंग अच्छी रही, पर विलियम फिशनर की खास करके सबसे बढ़िया है। फिल्म में टोंटो के कॉस्ट्यूम का इंस्पिरेशन एक पेंटिंग आई एम क्रो बाय कर्बी सेटलर से ली गई थी। अगर आपने ये मूवी देखी है या अगर आप देखोगे भी, तो आप एक बात जरूर नोट करोगे कि ये अननेसेसरली लंबी है। जिस तरह की इसकी कहानी है, इसे 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होना था। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखनी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपके पास